नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यन मिश्रा आप सभी का टीचिंग लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों मेरे द्वारा जो यूपी टेट और सी टेट का कंबाइंड प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 16 लेके आया हूं दोस्तों, जो कि आपके यूपी टेट और सी टेट एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट के जरिए मैं आपकी 90 नंबर की दोस्तों टोटल मैं तैयारी करवाऊंगा। और सिर्फ आपको एक काम करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना। दोस्तों ये जो क्लास चलाई जा रही है या प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है बिल्कुल फ्री है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आपको बता दें कि भाषा अर्जन जो होती है ये बच्चे जिस समाज में रहते हैं या जहाँ पे जिस समाज या जिस वातावरण में रहते हैं वहाँ का भाषा जो होती है दोस्तों खुद न खुद सीख लेते हैं। दोस्तों उसके लिए किसी प्रकार की नियम बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, वो सहज रूप से आसानी से, जैसे बोलचाल की भाषा जो होती है दोस्तों, भाषा अर्जन के माध्यम जिसको बच्चा सिर्फ सुन के समझ के दोस्तों आसानी से सीख लेता है, वो क्या कहलाता है, भाषा अर्जन कहलाती है। उसके लिए किसी प्रकार का नियम बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, भाषा अधिगम के लिए नियम बनाया जाता है। भाषा अधिगम जो होती है केवल विद्यालय में या कहीं शैक्षिक संस्थान ऐसी जगहों पे जाकर सीखता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा अब ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। केवल पाठ से ही संबंधित हो, पाठ पर बिल्कुल आधारित न हो, सरल भाषा में हो। तो दोस्तों आपको बता दें पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास व गतिविधियां शामिल होनी चाहिए जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। जैसे पाठ में अगर हमने पढ़ाया कि जोड़ घटाना गुणा भाग के बारे में अगर हमने पढ़ाया तो पाठ के अंत में जो अभ्यास हो दोस्तों इसी से रिलेटेड होने चाहिए और तभी बच्चा स्वयं उस सीखने का उसको अवसर प्रदान होगा। ठीक है, अगर देखिए और एक इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। और एक तरीका और है दोस्तों इस प्रश्न का जवाब देने का, जहाँ पे बच्चों को प्रमुखता मानी जाए या बच्चों को खुद कोई काम करने के लिए अवसर दिया जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वही उस प्रश्न का राइट जवाब होता है। देखिए दोस्तों इसके यहाँ पे अवसर देने की बात कही गई, इसके अलावा किसी भी पार्ट में अवसर देने की बात नहीं कही गई है। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में केवल शब्द दिख जाए तो उसको तुरंत नेगेटिव काट दीजिए, वो आपका गलत होगा, वो आपका राइट ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं होती है। पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण, विज्ञापनों पोस्टरों साइन बोर्ड और भाषा के अनुपयोगों का विश्लेषण करना, मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना, सूचना डायरी लेखन विज्ञापन लेखन आदि का कार्य करवाना। बिल्कुल सही दोस्तों। आप बता दें कि बच्चा जो है प्राथमिक स्तर पे नहीं है, बच्चा कहाँ चला गया है, उच्च स्तर पे है। तो कौन सी गतिविधियाँ इसमें से नहीं करनी होगी उसको, मुहावरे का अर्थ लिख के मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य बनवाना, यही उस गतिविधि उपयोगी नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। दोस्तों शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों जरूर करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि पूरक पाठन सामग्री का उद्देश्य है भाषा के नियमबद्धता को सिखाना, शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ाना सिखाना, द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना या सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सिखाना। तो कह रहा है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पठन सामग्री क्या होती है। ऐसी सामग्री जो पढ़ने में सहायक हो या उपयोगी सिद्ध हो क्या कहलाती है, पठन सामग्री कहलाती है। अब पूरक पठन सामग्री, पूरक पठन सामग्री का मतलब ये होता है दोस्तों कि किसी भी पाठ का सारांश या जिसका विश्लेषण उसको ही समझ के पूरा पाठ समझ में आ जाए दोस्तों, वही क्या कहलाता है, पूरक पठन सामग्री कहलाती है। इसका उद्देश्य होता है कि द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा हनुमान का नहीं है, पवन सुत मारुति अंजनी पुत्र विनायक। तो इसमें से आपको बता दें दोस्तों पवन सुत मारुति सभी क्या हैं, हनुमान का पर्यायवाची हैं, जबकि विनायक जो हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि कौन सी है। व्याकरण शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि या पुस्तक विधि। तो व्याकरण शिक्षण की जो सबसे अच्छी विधि है वो कौन सी विधि है दोस्तों, आगमन विधि है। क्योंकि पहले इसमें क्या होता है, इसमें पहले उदाहरण बताया जाता है, उदाहरण के बाद क्या होता है, नियम बनाए जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के बेस पे ही नियम सिखाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं। और जबकि आपका निगमन विधि क्या होता है, आगमन विधि का जस्ट अपोजिट या उल्टा होता है। उसमें पहले नियम बनाए जाते हैं फिर उदाहरण की ओर जाता है। सूत्र विधि का प्रयोग दोस्तों कहाँ पे होता है, सूत्र विधि जो है उपयोगी होती है किसके लिए, संस्कृत के लिए। संस्कृत में सूत्र पहले सिखाया जाता है। ठीक है, और सूत्र विधि के जो जन्मदाता हैं या कह सकते हैं कि जिन्होंने इसको रचा था वो क्या है, पाणिनि जी हैं। ठीक है, पुस्तक विधि क्या होती है, पुस्तक विधि में शिक्षक क्या करता है, छात्रों से कुछ पुस्तक के अंश को पढ़वाता है और उसके बाद उसका अर्थ बताता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, आपके बिल्कुल फ्री क्लास चलवाई जा रही है, कह सकते हैं कि बिल्कुल फ्री में दोस्तों यूपी टेट और सी टेट की 90 नंबर की तैयारी दोस्तों करवाई जा रही। बस सिर्फ आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। भाषा संबंधित मूल्यांकन में पाठ्यक्रम विशेष की भाषा का ही मूल्यांकन करना चाहिए। बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधित क्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए। बच्चों के भाषिक नियम संबंधित ज्ञान का मूल्यांकन करना चाहिए। पाठ्यक्रम विशेष की उपलब्धि समझनी चाहिए। तो भाषा संबंधित मूल्यांकन का मेन उद्देश्य यही होता है कि बच्चा जो है वो भाषा को किस तरीके से उपयोग कर पा रहा है, कहाँ बच्चे में कमी रह जा रही है सिखाने में। तो यही सब क्या करता है, भाषा संबंधित क्षमता होती है उसका मूल्यांकन किया जाता है भाषा से। ठीक है, बच्चे की भाषा प्रयोग संबंधित जो मूल्यांकन है दोस्तों वही भाषा संबंधित मूल्यांकन होता है। इसी से पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है बच्चा जो है भाषा को किस तरीके से सीख रहा है, उसे कहाँ पे कमी है और किस तरीके से उसको सिखाना चाहिए। ये सारी चीज़ें मूल्यांकन के जरिए ही पता चलती हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि संतोष शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग होता क्या है। तो आप जान लीजिए कि वे शब्द जो किसी शब्द के शुरू में जुड़ के उसका अर्थ परिवर्तित कर दें वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। और उपसर्गों की टोटल संख्या कितनी होती है, 22 उपसर्ग होते हैं टोटल दोस्तों। ठीक है, और इसमें संतोष जो शब्द लिखा गया इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, सुपसर्ग, शम, शन या स। तो आपको बता दें कि संतोष में शम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध प्रवेश कैसे रचा जा सकता है। केवल विविध आकर्षक पुस्तकें सजाकर, दीवारों पर केवल आकर्षक पोस्टर लगाकर, कहानी कविता के पोस्टर और बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित करके, या दीवारों पर सूक्तियां एवं उपदेशात्मक बातें लिखकर। तो भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध प्रवेश का मतलब ये होता है दोस्तों कि भाषा की जैसे कक्षा हो तो उस भाषा से रिलेटेड दोस्तों दीवार पे कुछ चित्र लगे हों या कुछ पोस्टर लगे हों ताकि बच्चा उस सब चीज़ों को देख के भी सीख सके। ठीक है, कैलेंडर लगा हो, जैसे अगर भाषा हिंदी की भाषा है तो क ख ग लिखा हो, अगर अंग्रेजी की भाषा हो तो ABCD लिखा हो, मैथ का हो तो वहाँ दोस्तों पहाड़ लिखे गए हों, सूत्र लिखे गए हों, साइंस का हो तो सूत्र लिखे हो। ठीक है, फार्मूला लिखा गया हो। इस तरीके से अगर प्रवेश होगा, अब मुद्रित समृद्ध प्रवेश इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो उससे बच्चे क्या होते हैं, कहानी कविता के पोस्टर और वह बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित करके। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि तपस्या 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों के प्रयोग की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने में उसका उद्देश्य क्या है। तपस्या जो है 7वीं कक्षा के विभिन्न संदर्भों में दोस्तों पृथ्वी, वसुधा आदि शब्दों का प्रयोग करती है। मतलब एक ही शब्द है उसके भिन्न भिन्न जो अर्थ हो सकते हैं दोस्तों सबका उपयोग करती है। इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है, पर्यायवाची शब्दों की परिभाषा देना, भाषा का व्याकरणिक ज्ञान देना, शब्द भंडारण का विकास करना, या हिंदी की बारीकियां समझा। दोस्तों ये क्या कर रही है कि हिंदी की बारीकियां समझा रही है कि वो अगर कहीं पे पृथ्वी की जगह वसुधा हो जाए तभी बच्चा जो है उसको आसानी से समझ सके। ठीक है, तो बच्चों को विभिन्न प्रकार से वो समझाने की कोशिश कर रही है, अर्थात हिंदी की जो बारीकियां होती हैं उसको समझाने की कोशिश कर रही है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब देखिए दोस्तों यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और वो भी किसके हैं, बाल विकास के, जिसको आप CDP बोलते हैं। CDP के महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, CDP से आपके एग्जाम में 30 प्रश्न आते हैं दोस्तों और प्रत्येक
और 30 प्रश्न आते हैं, 30 नंबर के होते हैं। प्रत्येक प्रश्न कर सकते हैं कि 1 नंबर का होता है। और चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं कि प्रथम बुद्धि प्रशिक्षण निम्नलिखित में से किसने विकसित किया था। प्रथम बुद्धि प्रशिक्षण जो विकसित किया गया था किसके द्वारा किया गया था? डेविस वेक्सलर द्वारा, अल्फ्रेड बीने द्वारा, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन द्वारा या रॉबर्ट स्टर्नबर्ग द्वारा। तो प्रथम बुद्धि प्रशिक्षण निम्नलिखित में किसके द्वारा विकसित किया गया था? अल्फ्रेड बीने द्वारा प्रसिद्ध किया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि काल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को माना था। काल तथा ब्रूस के द्वारा बाल्यावस्था को माना गया था समस्यात्मक काल, अनोखा काल, मिथ्या परिपक्वता काल या जिज्ञासा काल। तो काल तथा ब्रूस के द्वारा बाल्यावस्था को क्या माना गया था दोस्तों? अनोखा काल के रूप में माना गया था। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि बालक का विकास प्रारंभ होता है, जो बालक होता है उसका विकास कब से प्रारंभ होता है? जन्म से पूर्व से, गर्भावस्था से या गर्भावस्था से पूर्व? तो बालक का जो विकास होता है दोस्तों गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। किसी गर्भावस्था से ही उसका विकास जो है प्रारंभ हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो पियाजे के द्वारा करके पूछ लेता है कि पियाजे के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था। दोस्तों आपको पता होना चाहिए पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया था और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों की भी व्याख्या की थी। कितने? 4 चरण की व्याख्या की थी, जिसमें आपको बता दें कौन कौन से चरण थे। संवेदी गामक अवस्था थी, मूर्त संक्रिया संवेदी गामक अवस्था थी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था थी। तो कह रहा है कि इस क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहा है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? सामाजिक अनुभव, परिपक्वता, गतिविधि, भाषा जो है यही विकसित नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप तक अभी तक आपने मेरे पिछले जो मेरे द्वारा प्रैक्टिस सेट दिए गए दोस्तों, अगर आप उसको नहीं देखें दोस्तों तो कोई बात नहीं है, जहां से आप दोस्तों ज्वाइन करेंगे मुझसे वहीं से आप अपना चालू कर सकते हैं प्रैक्टिस सेट देखना। ठीक है दोस्तों, यहीं से पूरा प्रश्न दोस्तों आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए, किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वाक्य विन्यास, रूपीम, स्वनिम या व्यवहार मूलक? तो किसी भाषा में अर्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है दोस्तों? रूपीम जो होती है सबसे छोटी इकाई होती है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? विद्यार्थी को दंड देना, अभिभावक के ध्यान में इसे लाना, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार करना, इसकी उपेक्षा करना। तो विद्यार्थी जो है अगर अवांछित व्यवहार कर रहा है, मतलब सही तरीके का व्यवहार नहीं कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, ठीक है, तो उस व्यवहार को हम कैसे उसमें परिवर्तन ला सकते हैं? परिवर्तन लाने सबसे मेन तरीका ये होता है दोस्तों, सबसे पहले हमको ये पता करना चाहिए कि जो बच्चा है वो क्यों ऐसा गलती कर रहा है या क्यों इस टाइप का व्यवहार कर रहा है। ठीक है, और उसमें उसको सुधारने में उसकी सहायता भी करनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपके यूपी टेट और सी टेट एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी सामाजिकरण के द्वितीयक कारक है। देखिए समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक है, परिवार सामाजिकरण का द्वितीयक कारक होता है। दोस्तों जहाँ पे आपको दिख जाए जो परिवार है सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है वो ऑप्शन आप गलत काट दीजिए। यहाँ पे दिया गया है परिवार जो है सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है, इसको गलत काटिए, क्योंकि जो परिवार होता है बच्चे के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक होता है। ठीक है, परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीयक कारक। देखिए दोस्तों यहाँ पे दे दिया, इसको भी गलत काट दीजिए। विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीयक कारक होता है, बिल्कुल सही दोस्तों। विद्यालय जो होता है सामाजिकरण का द्वितीयक कारक होता है, परिवार जो होता है सामाजिकरण का प्राथमिक कारक होता है। यही इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन शुरू की है। अभिप्रेरणा का इनमें से कौन सा सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? व्यवहारवादी,
सामाजिक, सांस्कृतिक, संज्ञानात्मक या मानवतावादी। तो भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना का शुभारंभ किया था। अभिप्रेरणा का इनमें से कौन सा सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? मानवतावादी। इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों क्या होता है? ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का प्राथमिक एजेंट है या प्राथमिक कारक है? कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक पार्टी या परिवार? तो समाजीकरण का प्राथमिक एजेंट कौन होता है? परिवार होता है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होता है। प्राथमिक गुरु बच्चे की कौन होती है? उसकी माता होती है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें आप देख सकते हैं कि प्राथमिक एजेंट कौन होता है? परिवार होता है। द्वितीयक एजेंट कौन होता है? उसका विद्यालय और पास पड़ोस होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि इनमें से कौन सी विधि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए सबसे प्रभावशाली है? रट कर याद करना। रटने की बात दोस्तों जहाँ पे आ जाए उसको तुरंत गलत काटिए। इसमें क्या होता है, बच्चा रट कर अर्थपूर्ण अधिगम नहीं करता दोस्तों। इसमें किसी चीज़ को रट के अगर बार बार इसी चीज़ को करेंगे तो चीज़ उसको याद हो जाती है। ठीक है, निष्क्रिय श्रवण। निष्क्रिय श्रवण में होता है दोस्तों कि बच्चा जो होता है ना तो उसको कुछ समझ में आता है, बस क्लास में बैठा रहता है और फिर क्लास खत्म होता है दोस्तों चला जाता है। निष्क्रिय श्रवण होता है मतलब ना तो उसको कुछ समझ में आ रहा है ना तो कुछ हो पा रहा है। ठीक है, और संयोजन के माध्यम से समझना, ड्रिल और बार बार अभ्यास से सीखना। संयोजन के माध्यम से सीखना दोस्तों सबसे प्रभावशाली जो तरीका है अधिगम के लिए वो क्या है? संयोजन के माध्यम से सीखना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। अब दोस्तों यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आ गए हैं किसके? ईवीएस के या पर्यावरण अध्ययन जिसको बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न पक्षी और उनकी चोंच पर बच्चों को वाद विवाद करने और विश्लेषण करने का अवसर दे रहा है? पक्षियों के आकार अलग अलग क्यों होते हैं? पक्षियों का नाम बताइए और उनकी चोंच का वर्णन करिए। बताइए कि उनकी चोंच का आकार उनके भोजन की आदत से कैसे संबंधित है? पक्षी की चोंच लंबी, सीधी, नुकीली होती है। यह किस तरह का खाना खाएगा? जो तोते के चोंच का वर्णन करिए। दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न पक्षियों और उसके चोंच का बच्चों को वाद विवाद करने का, विश्लेषण करने का अवसर दे रहा है? तो यही ऑप्शन नंबर जो सेकंड है दोस्तों, यही उसको अवसर दे रहा है कि पक्षी का नाम बताइए और उसकी चोंच का वर्णन करिए। बताइए चोंच का आकार उसके भोजन की आदत से कैसे संबंधित होता है। चलिए आगे चलते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि एक कक्षा में शिक्षक ने बच्चों को किसी विषय पर एक दूसरे से बात करने का अवसर दिया। इस स्थिति में बच्चों की आपसी बातचीत शिक्षण प्रक्रिया को बाधित करती है। जब छात्र आपस में बातचीत करते हैं तो कक्षा अनुशासनहीन हो जाती है। शिक्षण प्रक्रिया जारी रहती है। जब बच्चे आपस में बात करते हैं तो कक्षा समय बर्बाद होता है। दोस्तों आपको बता दें जब बच्चा आपस में बात करता है, एक दूसरे से जानकारी साझा करता है या शेयर करता है दोस्तों, तो क्या होता है, तब भी क्या होता है, शिक्षण प्रक्रिया जो है वो जारी रहती है। न कि आपका उसका समय बर्बाद होता है, न कि छात्र आपस में कक्षा में अनुशासनहीन हो जाती है या शिक्षण प्रक्रिया जो है वो बाधित होती है, जबकि शिक्षण प्रक्रिया जो है वो भी जारी रहती है। चलिए आगे चलते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि समूह गतिविधि से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाई को समूह गतिविधियों के द्वारा नियोजित और प्रबंधन के दौरान एक शिक्षक द्वारा ध्यान रखना चाहिए? प्रतिभागियों के बीच पर्याप्त समन्वय की कमी, समूहों में चर्चा की जा रही समस्या पर ध्रुवीकरण करने के लिए व्यक्तिगत शिक्षार्थियों पर दबाव, स्पष्ट निर्णय लेने की प्रक्रिया। तो नियोजन और प्रबंधन के दौरान शिक्षक द्वारा ध्यान देने वाली बातें सभी होती हैं दोस्तों। कथन एक भी सही है, कथन सेकंड भी सही है और थर्ड भी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि ईवीएस पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार क्या है? छात्रों को रेल किराए के बारे में बताना, उन्हें टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान देना, निर्णय लेने के लिए छात्रों के कौशल को बढ़ाना या वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन करने के कौशल को विकसित करने का अवसर देना। देखिए दोस्तों, फिर आप इसको सिर्फ प्रश्न का जो ऑप्शन दिया गया ऑप्शन देखते ही आप इसको राइट मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए उसको अवसर देने की बात की गई। वास्तविक जानकारी के साथ साथ बातचीत करने और अवलोकन को विकसित करने का अवसर देना। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। सभी क्वेश्चन तो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, कह रहा है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर।
सिर्फ अंकुरण के बीज को कक्षा में दर्शाने और उसको अंकुरण की प्रक्रिया को समझाने से ही बीज की अंकुरण धारणा को अच्छी तरीके से समझाया नहीं जा सकता है। बोर्ड पर ड्राइंग कर देने के माध्यम से बिल्कुल नहीं। बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर दोस्तों बिल्कुल सही। अगर बच्चे को बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उसका चित्र बनाने के लिए कहेंगे तो बीज के जो अंकुरण की अवधारणा होती है वो सबसे अच्छे तरीके से उसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को कैसे देखते हैं? केवल लाल रूप रंग में देखते हैं, हर रंग में देखते हैं, या केवल काला और सफ़ेद देखते हैं, केवल हरे रंग में देखते हैं? तो रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को कैसे देखते हैं? काला और सफ़ेद देखते हैं। ठीक है दोस्तों, रात्रि प्राणी कौन सा होता है दोस्तों? उल्लू होता है। क्या होता है दोस्तों? रात्रि होता है। उसको हर चीज़ कैसा दिखाई देता है? काला और सफ़ेद दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निदान के पश्चात कोई डॉक्टर ने यह कहा कि उसका खून में हीमोग्लोबिन की कमी है और उस रोगी को आयरन की कमी पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए? आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। तो बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है कि अगर किसी व्यक्ति को आयरन की कमी है तो उसे आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ खाने की सलाह डॉक्टर देगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सभी क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अनुशासन बनाना, परीक्षा करवाना, प्रश्न पत्र बनवाना, या अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का आकलन एवं सुधार? बिल्कुल सही दोस्तों, मूल्यांकन का उद्देश्य ही होता है कि जो अधिगम करता है, जो अधिगम प्राप्त कर रहा है, जो सीख रहा है, उसका प्रदर्शन किस टाइप से है या उसको कहाँ पे कमी आ रही है और उसको सुधार करने का जो तरीका होता है वही क्या होता है? मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि म्यांमार के साथ भारत के किस राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? म्यांमार के साथ जो है भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? ऑप्शन एक है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ऑप्शन सेकंड है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ऑप्शन थर्ड है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और मिजोरम, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? अरुणाचल प्रदेश की, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। सभी क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण। मैं दोस्तों बार बार आपको बता रहा हूँ कि सभी प्रश्न जो है परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है? नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है इसमें से? अरावली, शिवालिक, या विंध्य पर्वत, या अन्नामलाई की? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, कौन सी है? शिवालिक जो है वो क्या है? नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अनायमुली जो है कहाँ पे दोस्तों? केरल में है, केरल में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि हिमालय की निम्नलिखित चोटियों में से कौन जो नेपाल में नहीं है वह कौन सी है? इसमें से कौन सी चोटी ऐसी है हिमालय की चोटी में से जो नेपाल में नहीं है? मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी या कामेट? दोस्तों आपको बता दें कि मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी सभी क्या है? हिमालय की पर्वत चोटियां हैं। ठीक है, जो कि कहाँ पे है? नेपाल में। सभी क्या है? नेपाल में है। और जो आपका ये है कामेट जो है दोस्तों, यही जो है हिमालय की चोटी जो कहाँ पे नहीं है? नेपाल में नहीं है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों दबा के करिएगा। ठीक है।